हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्चर केमिस्ट्री। आज का टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि वीडियो में आप क्या देखने वाले हो आज। तो आज एक पूरी वीडियो में तो आयोनाइजेशन एनर्जी कवर नहीं होगा, बट आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लस जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वीडियो का वो है फैक्टर्स, ठीक है। तो जब आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन, किस टाइप का प्रोसेस है, यूनिट, ये सब के बारे में बात करने के बाद हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स के बारे में। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या वेरिएशन होते हैं, ठीक है। जो फैक्टर है, जो कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा क्या वेरिएशन होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो ये वाली टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। उसमें इसके बारे में पॉइंट वाइज, ठीक है, शॉर्ट में पॉइंट वाइज डिटेल में बात करेंगे। अभी इस वीडियो में आप फैक्टर्स के बारे में देखने वाले हो। उससे पहले समझेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। किसी भी एटम को मतलब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, ये बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, फिर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो किसी भी एटम से, जैसे कि मान लो ये एक एटम है, ठीक है, ये एक सोडियम का एटम है आपका। और इस तरह से जो आप रिंग्स देख रहे हो ना, ठीक है, ये इसके क्या है, ऑर्बिट्स है, मतलब इसके ऑर्बिटल्स है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये आपका प्लस जो है, ये आपका न्यूक्लियस है, क्योंकि उसका चार्ज प्लस होता है, सबको पता है। तो अब इसको देखो, इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सोडियम का क्या लिखाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये जो आप ऑर्बिटल्स देख रहे हैं, यही रिंग में है, मतलब ऑर्बिट में सारे ऑर्बिटल्स रहते हैं, ठीक है। ये सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले टॉपिक देख लेना, समझ जाओगे। तो ये आपका सबसे जो न्यूक्लियस के क्लोज हो गया, वो क्या हो गया, दूसरे कलर से लिख दूँ, 1s2। फिर ये आपका हो गया 2s2 2p6 एंड आउटर मोस्ट वाला 3s1। यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल आपका 3s1 है। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितना, 1s में आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं, 2, ठीक है। तो 1s में आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर 2s में आपका 2, उसी तरह 2p में आपका 6 है। तो ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो जो सबसे आपका मोस्ट आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो सबसे ज़्यादा लूज बॉन्डेशन होता है उसका, किससे, न्यूक्लियस से। उसका जो अट्रैक्शन होता है ना न्यूक्लियस के साथ उस इलेक्ट्रॉन का, वो सबसे कमज़ोर होता है एज कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रॉन जो उसके क्लोज होते हैं। तो उसको ना बाहर निकालना बहुत आसान है। तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चाहते हो, मतलब इसको मैं एनर्जी लगा रही हूँ, इसमें एनर्जी दे रही हूँ, इसको क्या करने के लिए, इसको यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तो जो एनर्जी आप लगा रहे हो इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर लेने के लिए, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, जो बताया मैंने, टू रिलीज द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। ये जो भी बताया कि जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सबसे ज़्यादा ही लूज बॉन्डेड होते हैं। तो उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगाई जाती है, कहाँ पर लगाई जाती है, आइसोलेटेड गैसियस एटम्स में, ठीक है। अब यहाँ पे आइसोलेटेड गैसेज, अगर हम लोग सॉलिड स्टेट में लेते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे जो आपके एटम्स होते हैं बहुत एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत क्लोज होते हैं, बिल्कुल जैसे मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इस तरह से इतने क्लोज होते हैं कि इनको यहाँ से अलग करना बहुत मतलब मुश्किल है एज कम्पेयर टू गैसियस स्टेट, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सोचें कि इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम का पता करना, तो ये इजी नहीं है, ठीक है। गैसियस में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब बताते हैं आइसोलेट करने का मतलब, किसी एक के बारे में पता करना है तो हमें सबके बारे में पता चलेगा, मतलब सोडियम का एक एटम के बारे में पता करना है तो उसको आइसोलेट कर देंगे, एक एटम को हम लोग आइसोलेट कर देंगे। तो क्या होगा, हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता चलेगा, इस पर हम एनर्जी लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, वो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। समझ गए कहने का मतलब, जब हमारा एग्जाम होता है, जब एग्जाम नहीं होता, जो क्लासेस होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, हम एक बेंच पे 2 या 3 लोग बैठते हैं, वो लाइक अ सॉलिड स्टेट काइंड समझ लो, ठीक है। और जब एग्जाम होता है तो क्या होता है कि हमें दूर दूर बैठा दिया जाता है, एक बेंच पे एक स्टूडेंट्स बैठाते हैं, तो वो गैसियस फेज हो गया, ठीक है। अब अगर इससे भी ज़्यादा टफ करना हो कि बिल्कुल लोग एक दूसरे से इशारा भी नहीं कर सके, बिल्कुल कांटेक्ट नहीं हो सके, तो वो हम क्या करेंगे, अलग अलग रूम में बैठाएंगे, ठीक है। जैसे लाइक समझ लो कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का वाइवा होता है, उसमें क्या होता है, एक एक स्टूडेंट को बुलाया जाता है, एक एक स्टूडेंट को एक्सटर्नल बुलाते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, वो अलग बुलाते हैं, तो आइसोलेट कर दिया ना पूरे ग्रुप में से।
तो वो हो गया आपका आइसोलेट करना। ठीक है, अब ये सब क्लियर हो गया आपको। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। आप जब डेफिनेशन लिखोगे इसका तो ये आपको मेंशन करना जरूरी है कि वो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है आउटर मोस्ट सेल की बात हो रही है और वो आइसोलेटेड गैसियस एटम्स में होगा। ठीक है, उसके आगे ऑफ एन एलिमेंट, ऑब्वियसली सोडियम एक एलिमेंट है, एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आपका हो गया आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं किस तरह का प्रोसेस है। तो ये आपका है, देखो प्रोसेस ये थर्मोडायनेमिक में या मैं अलग से इस पर बात करूंगी, बट अभी थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपका दो तरह का प्रोसेस होता है, एक एंडोथर्मिक और एक होता है क्या, एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पे क्या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक का मतलब जहाँ पे आप एनर्जी लगा रहे हो, ठीक है, एनर्जी जहाँ पे आप लगा रहे हो, जहाँ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो एंडोथर्मिक होता है, जहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है वो एक्सोथर्मिक होता है। और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, एक्सटर्नल एनर्जी लगा रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, इसीलिए एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। समझ गए? इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, जो एक्सोथर्मिक है उसमें याद रखना एनर्जी क्या, ई एक्स से एग्जिट, ठीक है, एनर्जी क्या होगी, एग्जिट होगी। और एंडो वाले में जो ई एन आ रहा है ना, ओके, ये ई एन से कर लो, एनर्जी क्या होगी, इंट्री। इंट्री मतलब आना, एग्जिट मतलब बाहर जाना। तो जब भी एंडोथर्मी का बात होगा तो याद रखना ई एन से एंट्री, ठीक है, तुम्हारी एनर्जी की एंट्री हो रही है, और एक्सोथर्मिक होगा मतलब तुम्हारी एनर्जी एग्जिट हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम, जैसे ये यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन है, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है एम जी, यहाँ पे जी मतलब गैस, ये एम क्या है आपका, कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे सोडियम लिया गया है तो ये लिख लो आप सोडियम, ठीक है, और किस में है, गैसियस फेज में है। ठीक है, इससे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या हो गया, Na+ हो गया गैसियस फेज में, प्लस इलेक्ट्रॉन्स लिखा क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकालो तो यहाँ पे हमने प्लस लिखेंगे ना, ठीक है, ऐड करेंगे उसको। और तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपकी जो इस करने में क्या हो रहा है, एनर्जी की रिक्वायर्ड हो रही है, वही एनर्जी क्या है, डेल्टा एच है, ठीक है, जो क्या है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, ये बस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, आप चाहो डेफिनेशन में ऐड कर सकते हो। अब देखो मेन मोटिव मेरा इस पर ज़्यादा डिटेल में बात करना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझाना है। मेन मोटिव मेरा क्या है, फैक्टर्स के बारे में बात करना और क्वेश्चंस जो आएंगे। ठीक है, ये मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया। तो अब यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद फैक्टर से स्टार्ट करेंगे। देखो अब अगर यूनिट की बात करें तो पहला आप बहुत जगह देखते हो कि यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ये कब आता है, मतलब जब भी आप देखो, पहले आयनाइजेशन एनर्जी आपको बहुत जगह आयनाइजेशन पोटेंशियल के रूप में लिखा मिल सकता है, मतलब यही आयनाइजेशन एनर्जी आपका हो सकता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल भी लिखा हो बहुत जगह, या फिर आपको फिजिक्स में दिख सकता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये आपका इसका इसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यूनिट आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम दिख सकता है, यूनिट आपको किलो जूल पर मोल दिख सकती है, ठीक है, या यूनिट आपको किलो कैलोरी पर मोल मिल सकता है। ठीक है, ये दोनों यूनिट ज़्यादा यूज होता है आपका। ठीक है, तो ये यूनिट है, आपको जूल की जगह बहुत बार क्या हो सकता है, कैलोरी दे सकता है, ये आपका यूनिट कन्वर्जन में पूछ सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो आप यूनिट पे ध्यान देख लेना कि कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन पूछ रहा है या कॉन्सेप्चुअल पूछ रहा है। ज़्यादातर इसके क्वेश्चन क्या होता है ना, कॉन्सेप्चुअल पूछते हैं, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते ज़्यादा। कॉन्सेप्चुअल मतलब आपको ऑर्डर पूछ सकता है, कौन के किसकी ऑर्डर में पूछ सकता है, लाइक जैसे सोडियम लिथियम, इस तरह से दे दिया, दोनों में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाते हैं। तो यही आपका 3 तरह का यूनिट है, जो आपका स्टैंडर्ड यूनिट है, वो इसमें यूज़ होता है। ओके, तो बात करते हैं फैक्टर्स का। तो क्या क्या फैक्टर्स है जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। तो ये 5 फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट आपका है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसमें देखो क्या होता है, जितनी ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगी, इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग ये जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको जेड इफेक्टिव इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। उतना ज़्यादा क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी होगी, यानी कि जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा ना, उतना ही ज़्यादा क्या होगी, आपको आयनाइजेशन एनर्जी को आई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो उतनी ज़्यादा आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती जाएगी। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला, आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है आपका, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किससे, जेड इफेक्टिव से। ठीक है, ये यहाँ से कंक्लूजन निकला। अभी देखो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसका क्या कारण होता है। तो अब इसका कारण ये होता है कि जितना भी ज़्यादा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता जाएगा, यानी कि जेड इफेक्टिव जितनी ज़्यादा होती जाएगी, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका
फोर्स जो होगा ना, जो यहाँ पे बताया मैंने, ठीक है, इनके बीच का जो फोर्स होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो फोर्स है वो उतना ज़्यादा होता जाएगा। जैसे जैसे जेड इफेक्टिव होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ने का जो न्यूक्लियस जो होल्ड करके रखता है इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग फोर्स। जो बाइंडिंग फोर्स होगी ना वो उतनी ज़्यादा होती जाएगी जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होता जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में मैं बताती हूँ यहाँ पे जेड इफेक्टिव क्या होता है। तो आपका जो जेड इफेक्टिव है, जो इलेक्ट्रॉन्स हुआ, जैसे सोडियम का वहाँ पे बताया हुआ है, जो आपका न्यूक्लियस हुआ, ठीक है, और उसके चारों बगल से आपके क्या हो गए, जो भी ऑर्बिटल्स हो गए, उस सब में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो ये जो न्यूक्लियस है ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड खींचता रहता है, पुल करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड खींचता रहता है। इसका प्लस चार्ज है, सारे इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो ये जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड, न्यूक्लियस, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना इसके सराउंडिंग्स में, उस सबको न्यूक्लियस क्या होगा, अपने साइड खींचता रहता है सारे इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये अपने साइड जो पुल करता है, जो इसका जो टोटल पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है न्यूक्लियस का, वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर यानी कि जेड, जो आपका जेड होता है उसके इक्वल होता है ये पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपने साइड खींचता जाता है। तो यहाँ पे जो आपके आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे ये आपका आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स हो गया, उसको जब न्यूक्लियस अपने साइड खींचता है तो उसके बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये उसको रोकते हैं। ठीक है, मतलब आप जैसे लाइन में खड़े हो, ठीक है, और आपको फ्रंट जाना है, ठीक है, आपको सबसे आगे पहुंचना है। तो बीच के जो लोग होंगे, जैसे आपको मंदिर में हो, आप दरवाजे के पास हो, आपको मंदिर के मेन जगह पे भगवान के पास पहुंचना है। तो जो बीच में भीड़ होगा, ठीक है, आपके बीच में जो भीड़ होगा वो क्या करेगा, आपको रोकेगा, और आप उसके साइड जाते जाओगे और वो बीच वाले लोग आपको रोकेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वही है, जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उसको रोकते हैं न्यूक्लियस के पास जाने के लिए। न्यूक्लियस क्या करता है, अपने साइड उसको खींचता रहता है। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसको हम लोग कहते हैं इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो कि कहलाता है सिल्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। ये एक सेपरेट टॉपिक होगा, ठीक है, बट फिर भी मैं आगे बढ़ने से पहले बस थोड़ा बता दे रही हूँ। स्क्रीनिंग इफेक्ट इसकी वजह से आता है। तो उससे क्या होता है, जो आपका जो नेट पॉजिटिव चार्ज होता है ना, मतलब जो आपको पॉजिटिव चार्ज होगा, जो ओरिजिनल न्यूक्लियर चार्ज होगा, वो इफेक्ट होता है। ठीक है, इसके वजह से। तो वो जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग जो ओरिजिनल, अब इसके बाद इस रुकावट के बाद जो ओरिजिनल नेट पॉजिटिव चार्ज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो बेसिकली जेड इफेक्टिव क्या है आपका, वो टोटल चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के साइड खींचता है, नेट पॉजिटिव चार्ज जो पुलिंग जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड खींच रहा है। ठीक है, अब आपको ये बात समझ आ गया कि जेड इफेक्टिव क्या है। अब आपको यहाँ पे बस आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए बस इतना ही समझना है कि आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव की। तो जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होगा इलेक्ट्रॉन्स में, न्यूक्लियस जितना ज़्यादा अपने साइड होगा, खींचेगा उसको, वो उतना ज़्यादा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। अब इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहती हूँ आपको कि आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। मतलब जो आपका न्यूक्लियस है उससे इलेक्ट्रॉन्स जितना ज़्यादा नज़दीक होगा, जितना ज़्यादा क्लोज होगा ना, आपको उस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में उतना दम लगेगा। ठीक है, उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो आप इलेक्ट्रॉन्स को फोर्सफुल्ली बाहर ज़बरदस्ती ले रहे हो और कोई उसको अंदर से भी कुछ, अगर आपका न्यूक्लियस का फोर्स ज़्यादा हो गया, इसका फोर्स ज़्यादा है, तो आपको और ज़्यादा एनर्जी लगानी होगी निकालने के लिए। ठीक है, एंड वन मोर थिंग कि ये जो डेफिनेशन जो फर्स्ट में बताया गया, ये जो डेफिनेशन बताई हूँ मैं, ये आपका क्या है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का है, मतलब पहली इलेक्ट्रॉन्स जो होगी ना, आउटर मोस्ट शेल का जो पहला इलेक्ट्रॉन्स है उसको निकालने के लिए डेफिनेशन है। अगर आप आगे बढ़ते जाओगे, आपको अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर अगर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी।
तो ये हो गया सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए, ये हो गया थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए, एंड सो ऑन फोर्थ हो गया तो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी। तो अभी जो हम लोग बातें कर रहे हैं सब आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए है। तो नेक्स्ट आता है आपका एटॉमिक साइज। जैसे जैसे क्या होता है एटम का साइज बढ़ता जाता है, आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, घटता चला जाता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अब इसको समझोगे मतलब क्या, जैसे जैसे क्या होगा ना, साइज इंक्रीज करेगा एटम का, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। लाइक सोडियम हो गया आपका, सोडियम के बाद आपका क्या होता है कि जब हम एटम में ना इस तरह से बढ़ते हैं, ठीक है, एक आपका पीरियड हो गया और आपका ग्रुप हो गया। तो अगर हम इस तरह से ग्रुप में जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज जो होता है ना, एटॉमिक साइज वो इंक्रीज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन एरो का मतलब यहाँ पे इंक्रीज है। और जिस तरह से हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है इन जनरल। ओके, इन जनरल बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वेरिएशंस होता है जो कि पीरियोडिक टेबल में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता जाता है, ये आपका प्लस चार्ज जो मैं दिखा रही हूँ न्यूक्लियस है, तो उसका क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स से डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। मान लो कि एलिमेंट ए जो है वो छोटा है एलिमेंट बी से, ये मैं एलिमेंट ए की बात कर रही हूँ, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस ये ए का हो गया, सेकेंड वाला आपका हो गया बी का। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो ज़्यादा हो गया, लार्ज है, एज कंपेयर टू जो एटॉमिक साइज जिसका छोटा है। तो जितना ज़्यादा छोटा होगा इलेक्ट्रॉन्स, उतना ज़्यादा क्या होगा, न्यूक्लियस से क्लोज होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में उतना ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी, लार्ज एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये कंपेरेटिवली ए के कंपैरिजन में इसमें क्या होगा, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, ए के कंपैरिजन में क्या होगा, इसमें लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, यानी कि साइज जितनी ज़्यादा बड़ी होगी आपकी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि रेडियस बढ़ जाएगा ना, ठीक है, रेडियस बढ़ जाएगा तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स उतना जितना ज़्यादा दूर होता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से, उतना ही ईजी होगा आपका इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना। जितना ईजी होगा इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना उतना कम एनर्जी लगेगा, जितनी कम एनर्जी उतना कम आयोनाइजेशन एनर्जी। इस बात को अगर आप समझ लिए तो सब फैक्टर्स आप खुद ही को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसी में एक बात और ऐड करती हूँ मैं कि क्या होता है कि जितना ज़्यादा आपका प्रिंसिपल एन क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जितना ज़्यादा एन इंक्रीज करता जाता है आपका, उसमें क्या होता है आपका रेडियल डिस्टेंस जो होता है, ऑब्वियसली यही हो गया, जो आर मैक्स होता है आपका वो उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना ज़्यादा एन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, जैसे आपका ये हो गया, हम सोडियम से अगर पोटेशियम की ओर चल दिए, ठीक है, सोडियम से हम पोटेशियम की साइड चल दिए, तो इसमें आउटर मोस्ट सेल क्या है, सोडियम का आपका 3s1, पोटेशियम का क्या हो जाएगा 4s1। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू Na, तो क्या हो जाएगा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो कम होगी पोटेशियम की एज़ कंपेयर टू सोडियम। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा सोडियम से। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात है, ये दोनों जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एटॉमिक साइज एक दूसरे से कोरिलेट करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है आपका, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है साइज आपकी बढ़ती चली जाती है। अब आता है आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट। इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगी ऑर्बिटल्स की, पेनिट्रेशन इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। ये क्या हो गया आपका, पेनिट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है आपका ऑर्बिटल्स का, वो क्या ट्रेंड फॉलो करता है, वो आपका होता है NS NP ND NF। ठीक है, जैसे एस से एफ की साइड जा रहे हैं, आपका क्या हो रहा है, पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल डिक्रीजेज है। ठीक है, यहाँ से आपका पेनिट्रेशन
इस डायरेक्शन में पेनिट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीजेज हो रहा है। और अगर ये हम F से S के साइड जाएं तो क्या होगा, यहाँ पे पेनिट्रेशन आपका इंक्रीज होगा। तो ये क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन का ट्रेंड होता है। तो जैसे जैसे आपका क्या हो जाएगा, पेनिट्रेशन आपकी इंक्रीज होगी, आयनाइजेशन, यानी कि अगर इस डायरेक्शन में चल रहे हैं जिसमें आपका पेनिट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज है। ठीक है, यहाँ पे पेनिट्रेशन डिक्रीज कर रहा है NS से NF के साइड जाने में, तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है। जब ये इस तरह से हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो अभी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, आपका जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा, मोर पेनिट्रेशन, उतना ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ेगा ऑर्बिटल्स का, किसके साइड, न्यूक्लियस के साइड। तो जो मैं इतने देर से कॉन्सेप्ट बना रही हूँ वही इसका मतलब हो रहा है कि न्यूक्लियस के जितने ज़्यादा नज़दीक होते चले जाएंगे ऑर्बिटल्स, ठीक है, न्यूक्लियस के जितने ज़्यादा नज़दीक होंगे ऑर्बिटल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नज़दीक होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस के नज़दीक होता चला जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने में एनर्जी आपकी ज़्यादा लगेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, पेनिट्रेशन का मतलब होता है, पेनिट्रेशन पावर का मतलब बेसिकली यही होता है कि जो एबिलिटी होती है ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करने के लिए, उसी पावर को हम लोग पेनिट्रेशन पावर कहते हैं। और ये जो पेनिट्रेशन पावर है ना, ये आपका वैलिड है, वैलिड फॉर सेम n की वैल्यू के लिए, सेम n, n यहाँ पे क्या है आपका, अगेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये 3 इफेक्ट हो गया। अब आपका फोर्थ का देखते हैं हम लोग, क्या है फोर्थ है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर ऑर्बिटल। देखो थोड़ा बहुत स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको जो आपका सबसे पहला इफेक्ट था, हाँ, न्यूक्लियर चार्ज वाला जो इफेक्ट था, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा बहुत ऑलरेडी बता दिया है स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। फिर से मैं आपको बताती हूँ कि देखो यहाँ पे जो इनर ऑर्बिटल्स है, ये इसी उसी इनर ऑर्बिटल्स के बारे में बात करें जो मैंने आपको समझाया था कि ये जैसे न्यूक्लियस है, तो आपका जो आउटर मोस्ट, ये जैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ जो मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हो गया आपका वैलेंस सेल के बीच का जो भीड़ है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स। और ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है, ठीक है, न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस क्या है, आपके जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है या आउटरमोस्ट के सेल के इलेक्ट्रॉन्स है, उसको अपने साइड पुल कर रहा है। ठीक है, इस पुलिंग में, ठीक है, इस अट्रैक्शन में, इस खिंचाव में क्या हो रहा है ना, कि जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स, वो आपको क्या कर रहे हैं, एक रुकावट डाल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी टेम्पल में जा रहे हो, आप उस टेम्पल के क्या हो, डोर के पास हो। ठीक है, ये डोर हो गया, आपको क्या है, मंदिर के मेन साइड में पहुंचना है। ठीक है, जहाँ पे आपका मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है, आपको वो पहुंचना है, वो यहाँ है। तो इनके यहाँ के बीच में, डोर के बीच में काफ़ी भीड़ है, वही भीड़ इलेक्ट्रॉन्स है, इनर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये आपके इनर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, ये भीड़, और यहाँ क्या हो, आप हो, यानी कि ये आपका क्या हो गया, आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन हो गए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आपको ऑब्वियसली यहाँ पे पहुँचने के पास के लिए, भगवान के पास पहुँचने में क्या करेंगे, रुका, आपको सबको धक्के मार के जाना होगा, आपको वहाँ जाना है, भगवान आपको बुला रहे हैं, बट बीच के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आपको उनमें क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, आपको वो धकेल रहे हैं, आप बाहर के साइड धकेल रहे हो, फिर फोर्स लगा रहे हो, जा रहे हो, तो इनके बीच में क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। तो यही आपका क्या होता है, यही होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी को एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम कोरिलेट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी से। तो ये जो आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ये आपका हर जगह एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होता है, जिसको हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, उसको हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। और वो बेसिकली इस तरह से होता है कि z इफेक्टिव इक्वल्स टू z माइनस एस,
ये एक फॉर्मूला होता है, ये आपका क्या होता है, स्क्रीनिंग या शील्डिंग कांस्टेंट होती है, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और ये आपका सिंपल न्यूक्लियर चार्ज हो गया, क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया। तो जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है, जितनी ज़्यादा एस की वैल्यू होगी, उतना ही कम आपका क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी होगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, 1/s, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इसी में एक और कोरिलेट कर लो, जेड इफेक्टिव क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है या स्क्रीनिंग की शील्डिंग कांस्टेंट है वो आपका क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि आपका जो इनर इलेक्ट्रॉन्स का जो फोर्स है, रिपल्शन हो रहा है ना बाहर के इलेक्ट्रॉन से, इनके बीच का रिपल्शन ज़्यादा होता जाएगा, ये आपका इनर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, इंटरवेनिंग इफेक्ट जो है आपका बढ़ता चला जाएगा, तो आपका क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटती चली जाएगी। मतलब ये इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है उसको तो कम करता चला जाएगा ना। सोचो, अगर आप जिस मंदिर में हो और उसका भीड़ आपको बहुत ज़्यादा धकेल रहा है, मतलब इन भीड़ का, इस क्राउड का जो फोर्स है ना वो अगर ज़्यादा हो गया, तो आप तो और उल्टा बाहर चले जाओगे ना, आप तो मेन जगह पे पहुंच ही नहीं पाओगे। मेन जगह जहाँ आपको पहुंचना है, जहाँ पे उस भगवान की मूर्ति है, वहाँ पे तो आप पहुँच ही नहीं पाओगे, आप तो उल्टा बाहर हो जाओगे। यानी कि क्या होना चाहिए, आपका फोर्स ज़्यादा लगे, आप जल्दी पहुँचो, उसके लिए क्या होना चाहिए, इनर इलेक्ट्रॉन्स का फोर्स कम होना चाहिए। तो यानी कि इनर इलेक्ट्रॉन्स के फोर्स ज़्यादा है तो बाहर का इलेक्ट्रॉन्स क्या है, और दूर हो जाएगा। दूर हो जाएगा तो आपको कहीं बाहर फेंकना बहुत ईजी है, समझ गए। तो इसका मतलब एनर्जी क्या लगेगी आपको बाहर फेंकने के लिए, कम लगेगी। फिफ्थ है आपका अरेंजमेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरेंजमेंट इफेक्ट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट होती है ना आपके ऑर्बिटल्स में, उसका क्या फ़र्क पड़ता है आयोनाइजेशन एनर्जी में। यहाँ पे अरेंजमेंट का, जैसे कि आपका हाफ फील्ड और फुल फील्ड हो गया, ये डी ऑर्बिटल्स के, ये डी ऑर्बिटल है, तो जैसे ये आपका इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हुआ यहाँ पे, ये हाफ फील्ड है, ठीक है। उसी तरह कोई फुल फील्ड होंगे तो वो आपके क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट हो जाती है, ठीक है। ये हाफ फील्ड है और ये क्या है आपका, फुल फील्ड है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है। तो अगर आपका हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है, या फिर आपका फुल फील्ड अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स है, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों में से कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है तो वो क्या होता है, आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये आपका क्या हो जाता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस केस में क्या होता है, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज इन केस ऑफ हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के केस में। तो बेसिकली आपका कंक्लूजन क्या निकलता है, पांचों फैक्टर्स का एक समरी निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं आप। तो ये है आपका पूरा आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स का आपका ये है आपका समरी, ठीक है। फिर आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसमें इसका आयनाइजेशन एनर्जी का ये टॉपिक ऐड कर दो, एंड थोड़ा स्पेस छोड़ दो, जहाँ पे जब वेरिएशन बताऊंगी उससे जो एक दो पॉइंट निकलेगा जो इंपॉर्टेंट होगा उसको ऐड कर देना, आपका आयनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट है। कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप इससे कोरिलेट करो, ठीक है। लाइक जैसे अगर आपको लग रहा है कि हाँ जो भी दिया है उसका एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जैसे आप ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जाते हो, टॉप टू बॉटम जाते हो तो क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, तो वहाँ पे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घट जाएगी। यानी कि जैसे कि अगर सोडियम और सीजियम का कंपैरिजन करें तो इसका साइज क्या है, बड़ा है सोडियम से, ठीक है, साइज इसका लार्ज, साइज के बारे में बात कर। तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम हो जाएगी सोडियम से, ये आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, ठीक है। I.E मैंने शॉर्ट में लिख दिया आयनाइजेशन एनर्जी। इस तरह से आप भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, और आप बनाओ तो इसको आप बीच बीच में रिवाइज करोगे तो आपको उतना डिटेल नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे वेरिएशन के बारे में बात करेंगे, एंड उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।